वन मिला हुआ है आपको। यहाँ पे देखो क्या सवाल है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? हु डिफीटेड द मराठाज इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? किसने हराया था? जल्दी से करना और बताना है। अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या फिर रोहिलों ने? किसके द्वारा जो है देखो पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मराठों को हराया था? किसने जो है मराठों को हराया था पानीपत के तृतीय युद्ध में? तो यह देखो यहाँ पे अफगान लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश नहीं है, यहाँ पे अफगान लिखा हुआ है। तो अफगानों ने देखो हराया था, सबको याद रखिएगा किसने हराया था? तो अफगानों ने हराया था। यह युद्ध कब हुई थी? तो यह युद्ध देखो हुई थी 1761 में, ठीक है। तो विजयी कौन हुए थे? तो अफगान हुए थे। किसके किसके बीच हुआ था? तो सबको याद रखना, यह देखो हुआ था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली एंड मराठों के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें सदाशिव राव भाव जी ने भाग लिया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। सबको इसको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया, यह सवाल है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? हु इज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन या फिर गुरु हरगोविंद? निम्न में से वह कौन है जो कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी हुआ? निम्न में से गुरु नानक जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी हुए वो है देखो गुरु अंगद, ठीक है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन ए गुरु अंगद। सबको भी ध्यान में रखेंगे क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया यह है कि लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में निम्न में से किसके बीच हुई थी? द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 AD वॉज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? सिख और अंग्रेज के बीच में, मैसूर व अंग्रेज के बीच में, कर्नाटक व मैसूर के बीच में या फिर जाट व अंग्रेजों के बीच में? जो लाहौर की संधि हुई, कब हुई थी लाहौर की संधि? तो याद रखेंगे यह हुई थी 1846 में। तो जो लाहौर की संधि 1846 में हुई, यह किसके किसके बीच हुई थी? तो यह देखो हुई है आपका सिख और अंग्रेजों के बीच में। यह हुई है देखो सिख और ब्रिटिश के बीच में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए सिख और अंग्रेज, सिख और ब्रिटिश। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स? स्टीलर मील या फिर नेक्स्ट में देखो कॉस्मिक किलोमीटर, अगला में है देखो गैलेक्टिक इकाई या फिर प्रकाश वर्ष। जो तारों के मध्य जो दूरी है, तारों के बीच की दूरी जो है किसके द्वारा ज्ञात करा जाता है? तारों के बीच की दूरी जो है हम लोग किससे निकालते हैं? तो तारों के बीच की दूरी जो है इसको देखो प्रकाश वर्ष के द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको जो है प्रकाश वर्ष के द्वारा निकाला जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है पूछा जाता है? तो प्रकाश वर्ष याद रखना दूरी की इकाई है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया, यह क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? व्हाट गैस कम्स आउट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ अ वोल्केनो? फ्रॉम अ वोल्केनो, द मोस्ट फ्रॉम अ वोल्केनो? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ज्वालामुखी के द्वारा सबसे अधिक निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ज्वालामुखी से जो सबसे अधिक गैस निकलती है यह है देखो जलवाष्प, यह है वाटर वेपर। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए वाटर वेपर, जलवाष्प, ठीक है यहाँ तक। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? याद रखिएगा सागर पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट सागर? यहाँ पे होना चाहिए था डीपेस्ट ओशियन, नहीं डीपेस्ट सागर होगा। दक्षिण चीन सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर या फिर जापान सागर? निम्न में से सबसे गहरा सागर कौन सा है? निम्न में से वह कौन सा सागर है जो कि सबसे गहरा सागर है? तो वह सागर कौन सा है? तो वह सागर है देखो आपका दक्षिण चीन सागर। जो दक्षिण चीन सागर है ये याद रखेंगे, यह जो है सबसे गहरा सागर है, ठीक है। अब यही अगर देखो आपसे यहाँ पे सबसे गहरा महासागर पूछ देगा तो इसमें आंसर क्या करोगे? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा देखो प्रशांत महासागर। इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया, यह क्वेश्चन है आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या फिर अटलांटिक महासागर में? जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह कहाँ पे स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह कहाँ पे है? जल्दी से करना और सबके बताओगे, देरी नहीं करोगे। जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह कहाँ पे है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह देखो आपका स्थित है प्रशांत महासागर में। यह देखो आपका स्थित है पैसिफिक ओशियन में। तो क्या हो गया आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन ए, ठीक है।
चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया है, क्या सवाल है यहाँ पे कि निम्न में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत या फिर फिलीपींस? निम्न में से किसे जो है देखो विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं? विश्व का चीनी का कटोरा कौन कहलाता है? विश्व का चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो विश्व का चीनी का कटोरा जो है यह देखो क्यूबा को बोलते हैं। सबको को ध्यान में रखना है, विश्व का चीनी का कटोरा कौन है? तो वह क्यूबा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे याद रखिएगा, यहीं पर मानो आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ भी है इंडियन आर्मी में, पिछला 2 साल से लगातार आया है, 2019 और 2020 में अलग अलग यारों में देखो पूछा जाता है कि भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? ठीक है, हु इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया? भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? हु इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? तो भारत का चीनी का कटोरा जो है यह देखो कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, यह देखो कहते हैं यूपी को। ठीक है, यहाँ पे सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया, यह क्वेश्चन है आपका कि विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई? इन विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज द फर्स्ट हाइड्रो पावर इस्टेब्लिश्ड? रूस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर फ्रांस या फिर भारत? विश्व के किस देश में जो है देखो सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना की गई? सर्वप्रथम जो जल विद्युत की स्थापना हुई है यह किस देश में हुई है? तो सर्वप्रथम जो जल विद्युत की स्थापना हुई है यह देखो हुई है फ्रांस में। ठीक है, सबको याद रखेंगे क्या होगा आंसर? तो इसका जो राइट आंसर यह हो जाएगा देखो ऑप्शन सी, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस वालों का जो आंसर है सही आया है। किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत की स्थापना हुई? तो फ्रांस में। बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया, यह क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, चीनी, अंग्रेजी, बंगाली या फिर स्पेनिश? सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? निम्न में से वह कौन सी है जो कि सर्वाधिक बोली जाती है? सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जल्दी से करना और बताना। सर्वाधिक रूप से किस भाषा को बोला जाता है? तो यहाँ पे देखो चाइनीज लिखा हुआ है। ठीक है, चीनी नहीं है, यह जो है देखो आपका चाइनीज लिखा हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है देखो आपका चाइनीज। सबको याद रखेंगे, सर्वाधिक रूप से जो भाषा बोली जाती है वो है चीनी, वो है चाइनीज। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया, यह क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर द स्टेट्स वेयर फुल्ली फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? 1947, 1951, 1956 या फिर 1966? भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन है यह किस वर्ष में किया गया? भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन है यह किस वर्ष में हुआ है? तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन है यह देखो हुआ है 1956 में। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी, 1956। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो, क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 8, 10, 11 या फिर 12? चलो करना और सबको बताना कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? जल्दी से करना और बताना है, सभी लोग करेंगे और बताएंगे भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो जो भारतीय संविधान है इसमें देखो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी, 11। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका? यह सवाल है कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? विच ऑफ द फर्स्ट कंट्री, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव वुमेन द राइट टू वोट? जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर कोलंबिया? महिलाओं को मताधिकार देने वाला देश कौन सा है? किस देश के द्वारा जो है देखो महिलाओं का मताधिकार दिया गया? सर्वप्रथम जो है विश्व में प्रथम बार जो है किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? तो वह देश कौन सा है? तो वह देश है देखो आपका न्यूजीलैंड। क्या हो गया आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है यह हो गया देखो ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो वाज इस्टेब्लिश्ड? 1947, 1950, 1927 या फिर 1936? किस वर्ष जो है देखो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई? जल्दी से करना और बताना, देरी नहीं करोगे। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई है? जल्दी से करेंगे और सभी लोग यहाँ पर बताएंगे क्या होगा। तो जो ऑल इंडिया रेडियो है किस वर्ष में स्थापित हुई है? तो यह देखो स्थापित हुई है 1936 में। ठीक है, कुछ का सही गया है, कुछ का गलत भी गया है। 1936 राइट आंसर होगा। ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे कब किया गया है? तो 1936 में किया गया है। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखो आपका साइंस शुरू हो रहा है। ठीक है,
क्या दिया हुआ है कि जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? व्हाट वाज इन्वेंटेड बाय जेबी डनलप? हवाई जहाज, कार, रबर टायर या फिर रबड़ के जूते। देखो आज जो है ना जीके का आपको 14 क्वेश्चन ही था, ठीक है। जीके का 14 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जीके का ऐड नहीं हो पाया है पीडीएफ बनाते वक्त, तो जीके का 14 क्वेश्चन था। यहाँ से आपका देखो साइंस शुरू हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपका जीएस शुरू हो रहा है, जीएस का टोटल क्वेश्चन है, मैथ का भी टोटल क्वेश्चन है, रीजनिंग का भी टोटल क्वेश्चन है। केवल जीके में दिक्कत हुआ था क्वेश्चन टाइप तो क्या बात है, पर देखो वो ऐड नहीं हो पाया पीडीएफ बनाते वक्त। जेपी डनलप ने किसका आविष्कार किया है? तो इनके द्वारा देखो आविष्कार किया गया रबर टायर का। क्या होता है आंसर? तो ऑप्शन सी रबर टायर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया, यह सवाल है कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। विल अ पर्सन विथ कलर ब्लाइंडनेस सी रेड? येलो, ब्लू, ग्रीन या फिर पर्पल। बताना है यहाँ पे कि जो वर्णांधता वाला व्यक्ति है उसको जो लाल रंग है कैसा दिखाई देगा। जल्दी से करोगे सभी लोग बताओगे यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से करिए और सबको बताइए। वर्णांधता वाला जो व्यक्ति है जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो एक दिन पहले ही मैंने आपको इसका कॉम्बिनेशन बताया था। लाल रंग वाले व्यक्ति को देखो हरा दिखाई देता है, ठीक है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी हरा दिखाई देगा। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको जो लाल रंग है वो कैसा दिखाई देगा? तो वह देखो हरा दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है, क्या क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं। Who was the first scientist to synthesize the gene in the laboratory? मेंडल, डार्विन, वॉटसन एवं क्रिक या फिर खुराना। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया? जीन का संश्लेषण सर्वप्रथम जो है किस वैज्ञानिक ने किया है? तो जीन का संश्लेषण करने वाले जो वैज्ञानिक है, प्रथम वैज्ञानिक, वो कौन है? तो वो है देखो खुराना। क्या होता है आंसर? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अच्छा इनका पूरा नाम क्या है? ठीक है, सभी का आंसर तो हो गया, यहाँ पे खुराना हो गया, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम याद रखोगे, पूरा नाम है इनका देखो यहाँ पे हरगोविंद खुराना, ठीक है। सबको याद रखेंगे इनका पूरा नाम क्या है, तो वो है देखो हरगोविंद खुराना, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोन डिजीज? मलेरिया, पेचिस, अतिभार या फिर डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से होता है? निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी से करना और सबकी बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला जो रोग है यह है देखो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे रोग जो है, जो मलेरिया, पेचिस और अतिभार है, ये सारे के सारे जो है यह देखो होते हैं प्रोटोजोआ की वजह से। सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया, यह क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स? गेहूं, जौ, चावल या फिर मक्का। निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है? निम्न में से किसमें जो है देखो सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? जल्दी से करना और बताना, देरी नहीं करोगे, जल्दी जल्दी सबको करते चलेंगे। तो बताइए जल्दी से क्या होगा, निम्न में से किसमें जो है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वह जिसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है वो है देखो आपका चावल, ठीक है। जो चावल है इसमें देखो सबसे अधिक मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे चावल हो गया सबका, ठीक है। चलो अगला सवाल दे रहा हूं, जल्दी से करना और बताना। यहाँ पे अगला सवाल आपको देखो दिया गया है कि दुधारू का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन या फिर कैसिन। जो दुधारू, सिंपल सा भाषा में देखोगे तो इसको दूध भी लिख देगा, ठीक है। दूध का जो धवल रंग है, हल्का पीला और व्हाइट जो होता है, दूध का जो धवल रंग है वह निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल्दी से बताओगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो दूध का जो धवल रंग है यह देखो होता है कैसीन की उपस्थिति की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी कैसीन, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है, क्या सवाल है कि रानीखेत रोग किसमें पाया जाता है? रानीखेत डिजीज इज फाउंड इन? भेड़ में, गाय में, पोल्ट्री में या फिर कुत्ते में। चलो जल्दी से करना और बताना कि जो रानीखेत रोग है, जो रानीखेत डिजीज है, यह किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो रानीखेत रोग है, जो रानीखेत डिजीज है, यह किसमें पाया जाता है? तो यह देखो पाया जाता है पोल्ट्री में, ठीक है। यह किसमें पाया जाता है? तो यह देखो पाया जाता है पोल्ट्री में, मतलब कि ये मुर्गियों में होता है, मुर्गों में होता है, ठीक है। अब ये किसकी वजह से होता है? तो यह होने का कारण है देखो वायरस, ठीक है।
रानीखेत डिजीज किसकी वजह से होता है? तो ये होता है देखो वायरस की वजह से। सबको इस चीज को जरूर ध्यान में रखोगे। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया है। क्या सवाल है आपका कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? रक्त का थक्का बनने में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक है? वह कौन सा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? जल्दी से करना और सबके बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो रक्त का थक्का बनने में जो विटामिन सहायक है ना, वह विटामिन है देखो विटामिन के। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी विटामिन के। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे है देखो कि मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल है एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टोमक इज HNO3, H2CO3, HCl या फिर H2SO4। मनुष्य के पेट में निम्न में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? जो मनुष्य का पेट है उसमें निम्न में से कौन सा अम्ल होता है? चलो जल्दी से करना और बताना। मनुष्य के पेट में निम्न में से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो जो मनुष्य का पेट है उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल है देखो आपका HCl, जिसको एक भाषा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है कि जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? What is the process called when a solid is directly converted into gas on heating? संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या फिर विसरण? करना और बताना है कि जब किसी ठोस को गर्म करेंगे तो जब किसी ठोस को गर्म करने पर सीधे ही गैस में उसका परिवर्तन हो जाता है, यह किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो यह जो है देखो आपका होता है ऊर्ध्वपातन की वजह से, या आपका होता है देखो सब्लिमेशन की वजह से। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया है। यह सवाल है कि ताप के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर? 100 डिग्री केल्विन, 273 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन या फिर 212 डिग्री केल्विन? कितना होता है यहाँ पर बताना है देखो कि तापमान के केल्विन पैमाने पर जो है जल का क्वथनांक कितना है। याद रखेंगे तापमान का केल्विन पैमाना बोला है, मिस मत करिएगा। तापमान के केल्विन पैमाने पर जो आपको यहाँ पे बताना है, तो चलो पहले आप सबका आंसर आएगा, उसके बाद ही मैं करने जा रहा हूं। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? जल्दी से करो अगर बताओगे क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर देखो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, लगभग का सी आया है, बहुत ही बढ़िया। जिनका भी सी है उनका आंसर सही है। ठीक है, 373 डिग्री केल्विन होता है, सब कुछ ध्यान में रखोगे। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है। यह सवाल है आपका कि पहाड़ों पर पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। वाटर ऑन माउंटेन्स स्टार्ट बॉइलिंग एट द फॉलोइंग टेम्परेचर? 100 डिग्री से कम होने पे, या फिर 100 डिग्री से अधिक होने पे, या फिर 100 डिग्री होने पे, या फिर नन ऑफ दिस। अब याद रखेंगे ये सेल्सियस में है। ठीक है, पूछोगे कि इसका मात्रा क्या, तो सेल्सियस है या डिग्री सेल्सियस में है। क्या होगा? पहाड़ों पर पानी जो है निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी जो है कितने तापमान पर उबलने लगता है? तो पहाड़ों पर जो पानी है यह देखो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही जो है यह उबलने लगता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया है। यह सवाल है कि पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर चिपकने का कारण है द रीजन वाई वाटर ड्रॉपलेट्स स्टिक टू ऑयली सरफेस इज? आसमंजक बल का अभाव, या फिर पृष्ठ तनाव, या फिर आपस में नहीं मिल सकते, या फिर तेल की अपेक्षाकृत जल हल्का होता है? क्या होगा? पानी की बूंदों का जो है देखो तेलीय पृष्ठों पर चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदें जो है तेलीय पृष्ठों पर क्यों चिपक जाती हैं? ये जो है यहाँ पे सब कुछ करोगे और बताओगे। तो ये क्वेश्चन देखो आपके लिए जो है आज का होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर जो है आप सभी कमेंट बॉक्स में करोगे और बताओगे। तो जाओ कमेंट बॉक्स पर इस क्वेश्चन का आंसर करो, किस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप सबको होमवर्क में बतानी है। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया है। क्या सवाल है कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। व्हाट विल द एनर्जी ऑफ अ मैन सिटिंग इन अ मूविंग व्हीकल? गतिज, स्थितिज, गतिज व स्थितिज दोनों, या फिर डी में दिया हुआ है देखो शून्य। चलती हुई गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस आदमी में कौन सी ऊर्जा होगी? उस आदमी पर जो है कौन सी ऊर्जा लागू होगी? चलती गाड़ी में बैठे हुए आदमी पर जो ऊर्जा लागू होती है वह ऊर्जा है देखो गतिज व स्थितिज दोनों। ठीक है, गतिज व स्थितिज दोनों मतलब कि बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों एनर्जी जो है यह देखो चलती गाड़ी में बैठे हुए आदमी पर लगती है। चलिए अब जो है यहाँ पे आपका 30 नंबर सवाल है। ठीक है, यह देखो दिया गया है कि बम को अचानक, ये बस है, ठीक है, यहाँ पे बस लिखा हुआ है, बस को अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। यह उदाहरण निम्न में से किसका है?
वेन अ बस, ठीक है, यहाँ पे बस लिखा हुआ है, ये मिस्टेक हुई है, ठीक है। वेन अ बस इज सडनली वेन अ बस इज सडनली स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ पे सडनली स्टार्टेड, द पैसेंजर सीटिंग इन इट फेल्स बैकवर्ड, देन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका है? विराम जड़त्व का है, गति का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है, या फिर डी में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। क्या होगा? देखो बस यदि अचानक चल पड़ेगा तो जो व्यक्ति बैठे हुए होते हैं वो पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, यह किस कारण से होता है? तो यह देखो होता है विराम की जड़त्व की वजह से, यह देखो इनर्शिया ऑफ पॉज है, यह जो है विराम की जड़त्व की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपको जीके का 15 क्वेश्चन करवा दिया गया है, जीएस का भी जो है 15 क्वेश्चन करवा दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे, देखो मैथ का 15 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद रीजनिंग का 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मैथ के क्वेश्चन की ओर। सब कोई अपना अपना पेन कॉपी तैयार कर लोगे, ठीक है, देरी नहीं करोगे, जल्दी जल्दी जो है सब कोई करते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये है देखो कि ए किसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा। चलो जल्दी से करना और बताना है यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, ठीक है, ये देखो ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, तो जो ए है ये पूरा कार्य आपका कर रहा है देखो 48 दिन में, ठीक है। यहाँ पर अब आपसे क्या बोला है कि बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, बी का पूरा कार्य आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो निकालने का एक बेसिक सा तरीका होता है, टोटल देखो कितना परसेंट होता है किसी का भी, मानो कितना पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है किसी का भी, तो 100% होता है कि हाँ वह 100% है, ठीक है। या फिर इसको देखो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 48 का 150% कर दो, आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है देखो कि यहाँ पे टोटल मानो उसका पावर है 100% का, ठीक है, अभी वो 50% और ज्यादा कर दे रहा है क्योंकि 50% उसका जो है कार्य क्षमता अधिक है, तो ये आ गया देखो यहाँ पे 150 बटा में और गुना में आपका जो टोटल कार्य जिसका लग रहा है उसको लिख दो, ठीक है, 48 हो गया। अब देखो 0 से 0, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, अब 3 से ये कितनी बार में कट होगा, तो यह देखो 16 बार में, मतलब कि 16 दूना कितना हो गया, तो ये 32, वह 32 दिन में जो इस कार्य को पूरा कर देगा। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। कैसे किया, तो देखो टोटल किसी का क्षमता होता है 100% का, बाई में जो टोटल क्षमता उससे जितना अधिक है तो 50% अधिक है, मतलब कि ये 150 हो गया, और गुना में जितने दिन में वह पूरा कर रहा है उसका अपोजिट वाला, तो 48 दिन में पूरा कर रहा था, तो आंसर क्या आ गया हमारा, तो ये हो गया ऑप्शन ए 32 डेज, ठीक है, 32 दिन। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप 70 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, यह जो आपको यहाँ पे बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एल इक्वल टू लिख लेंगे, तो एल देखो इसको मान लिया, एल इसको मान लिया, बी इसको मान लिया, ठीक है। तो लंबाई एल बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 4x, और बी बराबर चौड़ाई बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 3x। क्या दिया हुआ है, आयताकार क्षेत्र का परिमाप, परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है देखो 2 × L + B, परिमाप कितना है, तो वो है देखो 70 मीटर, ठीक है, परिमाप 70 मीटर है। अब क्या हो गया, तो ये हो गया देखो 2 × 4x प्लस में 3x इक्वल टू में आ गया आपका 70, कितना हो गया, तो अब हो गया देखो ये आपका 2 × 7x इक्वल टू में यहाँ पे 70, ठीक है। यहाँ तक कितना आ गया, तो ये हो गया देखो आपका 14x बराबर में 70, 14 से जब 70 को कट करोगे देखो 5 बार में कट हो गया, तो आपका आएगा x = 5, ठीक है। यहाँ तक पूछा आपसे चौड़ाई, चौड़ाई का वैल्यू कितना है, ये है 3x, मतलब कि 3 × 5, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 15 मीटर। इसका राइट आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो ऑप्शन ए 15 मीटर हो गया होगा सबका यहाँ तक। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपका दिया गया, यह क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, सवाल है यहाँ पे देखो, सबको ही करते चलेंगे, ठीक है, सभी को करना है, कोई भी नहीं छोड़ोगे, सबको जो है करते चलेंगे, किसी से मिस भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखो कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वह 650 रुपए है, एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपए देता है, छूट प्रतिशत क्या है, यह जो आपको यहाँ पे बताना है कि छूट प्रतिशत कुल कितना है। अब देखो यहाँ पे आपका क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पर आपको देखो मिला हुआ है सबसे पहले, यह देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है अंकित मूल्य, ये कितना हुआ, तो ये 650 हो गया, ठीक है। अब वो उसको सेल कितने में कर रहा है, अब वो उसको देखो यहाँ पे सेल कितना में कर रहा है, तो वो उसको सेल कर रहा है, ठीक है, देखो बेच कितना में रहा है, तो उसको बेच रहा है देखो वो 585 में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे छूट बतानी है कि छूट कितना है, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी सबको करते चलना, देरी नहीं करोगे, जल्दी जल्दी सबको करते चलेंगे, ठीक है। छूट बतानी है, तो देखो अंकित मूल्य उसने रखा था 650, पर उसको कितना में वो बेच दिया, तो वह बेच दिया 585 में ही, तो अब उसको कितना रुपया उसने छूट दिया उस व्यक्ति को, तो उसने उसको छूट दिया हुआ है देखो, घटाओगे तो आएगा 65, मतलब कि उसने जो है उसको 65 रुपए का छूट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग देखो यहीं पर मान लेंगे, माना जो है
छूट प्रतिशत इक्वल टू हमने देखो मान लिया है एक, ठीक है। हमने क्या है, तो हम लोग छूट बराबर मानो हमने मान लिया है x%, ठीक है। छूट हमने कितना होता है, छूट जो हमने मान लिया है x%। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, तो वह कितना छूट दे रहा है, तो वह देखो 650 का जो है x% छूट दे रहा है, और बराबर में वो उसको कितना छोड़ना पड़ रहा है, तो 65 रुपए, ठीक है। उसका मार्क्ड प्राइस कितना है, उसको मार्क किया है 650 पर। अब हमने मान लिया हुआ है छूट कितना, तो x% का, तो इसका मतलब उसने 650 का x% छूट दिया, तभी तो उसने 65 रुपए छोड़े हैं अपने प्रोडक्ट पे। तो अब निकाल दो, बेसिक सा बात है, यहाँ पे निकल जाएगा। 650 गुना में हो गया आपका देखो x/100 इक्वल टू में आ गया 65। जल्दी जल्दी सब कुछ कर देंगे, अब क्लियर यहाँ पे कितना होगा, तो अब देखो कितना आ जाएगा, तो x बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 65 गुना में आपका यहाँ पर आ गया 100 बटा में हो गया 650। ये देखो 0 से 0, 65 से 65, मतलब कि इसका आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 10% का क्या हो गया आंसर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, देखो ऑप्शन है। डायरेक्टली भी देख सकते थे कि 650 यदि मार्क्स प्राइस और यदि वो 65 रुपए छोड़ दे रहा है, तो इसका मतलब वो 10% का ही छूट दे रहा है, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया है, यह सवाल है कि किसी संख्या के 30% में से 40 घटाने पर परिणाम 50 आता है, संख्या का मान क्या है, यह जो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। हमने क्या करना है, तो हमने देखो सबसे पहले मान लेना है संख्या बराबर x। क्या बोला, संख्या का 30%, x का मतलब गुना 30% हो गया देखो 30 बटा में 100 कितना है 40। अब इसमें से घटाते हैं, 30% में से 40 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो 50 आ रहा है, ठीक है। कितना हो गया देखो, अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया आपका 3x बाई में 10 माइनस में 40 इक्वल टू में 50, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इधर भेज दो, ठीक है। कितना आ गया देखो, तो ये आ गया 3x बाई में 10 इक्वल टू में 50 है, तो इधर आएगा ये प्लस में, 40 इधर माइनस में, तो इधर आएगा प्लस में। 50 और 40 हो गया देखो 90, ठीक है। यहाँ तक सभी का। अब क्या हुआ, तो अब देखो हो गया 3x बराबर में, अब ये 10 इधर आ जाएगा, उधर जाएगा तो भाग में, तो उधर गुना में जाएगा, तो उधर हो गया देखो आपका 900। 3 से देखो जो 900 है यह कट हो जाएगा आपका कितना बार में, तो ये कट हो जाएगा आपका देखो यहाँ पे 300 बार में, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया देखो आपका यहाँ पे 300। राइट आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो ऑप्शन सी 300 हो गया सबका यहाँ तक। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि एक धनराशि ब्याज की किसी राशि दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज पर 4%, यदि ब्याज दर 4% की से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 160 रुपए बढ़ जाता है। निवेशित की गई धनराशि क्या है, ठीक है। आपको देखो सबसे पहले तो यहाँ पे टी दे दिया, टी है 2 वर्ष, ठीक है। फिर आपको आर दे दिया, आर कितना है, तो आर देखो आपको मिला हुआ है यहाँ पे 4%। अब आपको देखो एसआई मिला हुआ है, एसआई कितना है, तो एसआई जो है यह देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 160, ठीक है। आपको निकालना है तो आपको देखो पी निकालना है, पी इक्वल टू वॉट, ठीक है। पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बराबर देखो फॉर्मूला होता है आपका 100 इंटू में एसआई और बाई में हो जाता है देखो आपका आर इंटू में टी, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखो ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। ऑप्शन देखो चेंज नहीं हो पाया तो इसके लिए सबको सॉरी, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्टली करते चलेंगे, ठीक है। कितना हो गया देखो अब यहाँ पे, तो ये हो गया 100 इंटू में एसआई कितना है, तो एसआई है देखो आपका 160 बटा में आपका है देखो आर, आर कितना है, तो आर है 4, टी कितना है, तो टी है देखो 2, ठीक है। यहाँ पे 4 से कट हो गया देखो 40 बार में, 2 से ये कट हो गया 50 बार में। अब कितना आया, तो ये हो गया देखो 50 गुना में 40, मतलब कि इसका आंसर कितना होगा, तो 50 गुना 40 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो आपका 2000। राइट आंसर कितना है, तो यह हो जाएगा 2000, ठीक है। यहाँ तक सबका 2000 आएगा। आपको पी निकालना था, निवेशित की गई धनराशि निकालनी थी जो लगाई गई है, वो 2000 है, ठीक है। हो गया सबका। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है, यह क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है देखो। अंडर रूट में 0.64, देखो बनाने का बहुत सारा तरीका है, दशमलव हटाओगे नीचे 100 लगा के वैसे भी कर सकते हो, पर बेसिक सा टर्म है देखो। 64 कितना का स्क्वायर होता है, तो 64 जो है आपका देखो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का वर्ग होता है, ठीक है। दशमलव जो ब्रैकेट के अंदर है 2 अंक के बाद दशमलव था, तो ब्रैकेट के बाहर आते वो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब कि राइट आंसर कितना है, तो ये हो गया देखो 0.8। क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन सी 0.8, ठीक है यहाँ तक। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया है, क्या क्वेश्चन है आपका कि पहली 5 प्राकृत संख्याओं के तृतीय घातों की औसत की गणना करें। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द थर्ड पावर ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। कैसे बताओगे, क्या बोला है देखो, यहाँ पे हमें निकालनी है देखो औसत, ठीक है। औसत निकालनी है, क्या बोला है कि पहली 5 प्राकृत संख्या वो कौन सी होती है, तो वो होती है देखो 1, अगला होता है 2, अगला होता है 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के तृतीय घातों मतलब कि का थर्ड पावर, तो यहाँ पे तृतीय घात लगा दो, यहाँ मतलब कि क्यूब लगा दो इनके ऊपर, ठीक है। का औसत, औसत के कैसे निकालते हो, तो जो संख्याएं दी गई उनको जोड़ के बटा में कुल संख्या, तो बटा में कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, ठीक है। तो 5 हो गया। अब 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27,
4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब हो गया आपका देखो 125, ठीक है, बटा में 5। अब चलो जल्दी से करना और बताना यहाँ पे कितना आएगा, सभी को जो है आंसर करना है, देरी नहीं करोगे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते चलो सब कोई। अब चलो फाइनल करो, मैंने यहाँ तक हिंट कर दिया, अब आपको बताना है। तो देखो जब इनको जोड़ोगे ना तो आपका आएगा देखो यहाँ पे 225 बटा में 5, ठीक है। 5 से देखो 5 चौका 20 और फिर 5 पचे 25, मतलब कि राइट आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 45। क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन बी 45 45 हो गया सबका। 45 वालों का आंसर सही है, 45 वालों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य 3000 रुपए में वार्षिक 6% विक्रय 6% की हानि पर किया जाता है। एक कुर्सी का क्रय जो है 3000 रुपए में विक्रय 6% हानि पर किया जाता है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। आपको विक्रय मूल्य बोला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग देखो निकाल लेंगे विक्रय मूल्य बराबर, जल्दी से विक्रय मूल्य निकालोगे। तो देखो उसको क्या किया है, वो 3000 में खरीदा है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सिंपल सा है, क्रय मूल्य गुना में जो हानि हुआ उसके बाद बटा में आपका 100 हो जाता है। तो देखो क्रय मूल्य हो गया गुना में, अब देखो कॉस्ट प्राइस हो गई मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो आगे कितना है, हानि हो रहा है 6% का, तो इसका मतलब वो उसको 92% पे बेच रहा है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, तो नीचे आ गया देखो बटा में 100, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 से 0 कट गया, अब कितना हो गया, तो 3 दूनी 6 और 9 तिया आपका कितना हो गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पे 9 तिया हो गया 27, ठीक है। 3 दूनी 6 और फिर आपकी होगी 9 तिया 27, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, तो यह देखो आ रहा है 2760, ठीक है। सबको याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पे देखो 6%, सॉरी 6% की हानि हो रही है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आप सबका सही जा रहा है, 6% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर 94 होगा, ठीक है। यहाँ पे 94 होगा क्योंकि 6% की हानि हुई है, मैंने मिस्टेक किया उसके लिए सॉरी। 9 चौका चरतिया कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। चरतिया कितना हो गया, 12 हो गया, 1 किया कैरी, तो ये आ गया यहाँ पे 8, मतलब कि राइट आंसर आएगा देखो आपका 2820। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो गया ऑप्शन बी। आप सबका सही था, मैं मिस्टेक कर रहा था, 2820 जो है सही होगा, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया, यह क्वेश्चन है आपको देखो कि 3 मित्रों की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है, यहाँ पे 23 वर्ष लिखा हुआ है, ठीक है। 3 मित्रों की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है, यदि चौथे मित्र की आयु को जोड़ लिया जाए तो भी औसत 23 वर्ष बना रहता है, तो चौथे मित्र की आयु कितनी है, यह जो है यहाँ पे बतानी है। सबसे पहले बड़ा वाले के साथ चलेंगे, तो देखो 4 मित्र है, चौथे मित्र की भी आयु जुड़े तब पर भी औसत कितना है, तो 23 वर्ष का ही है। अब माइनस में कर दो 3 मित्रों का औसत आयु, तो 3 गुना में उनका भी औसत आयु कितना रह रहा है, 3 फ्रेंड्स का भी, तो वो भी 23 ही रह रहा है, तो 3 गुना 23 माइनस में अब कितना हो गया, तो ये दोनों में जो आपका 23 है, ठीक है। तो क्या करते हैं 23 को कॉमन ले लेते हैं, अब यहाँ पे बचेगा 4 और फिर इस वाले में बचेगा 3, 4 में 3 हो गया। अब कितना हो गया, तो यह देखो 23 गुना में 1, मतलब कि राइट आंसर कितना आएगा, तो यह देखो 23 ही हो गया। इस प्रकार जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी 23, ठीक है यहाँ तक। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया, यह सवाल है यहाँ पे देखो कि 21 चॉकलेटों यदि 21 चॉकलेटों 5:2 के अनुपात में साझा किया जाता है तो छोटे हिस्से में चॉकलेटों की संख्या क्या होगी, यह जो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो अनुपात मिला हुआ है 5:2 का, ठीक है। आपको अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 5:2 का है। अब आप यहाँ पे क्या करो ना, आप जो है यहाँ पे निकाल लो देखो सिंपल सा अनुपातिक योग, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सिंपल सा अनुपातिक योग हम लोग निकाल लेते हैं। तो अनुपातिक योग कितना हो गया, तो यह देखो हो गया यहाँ पे 5 + 2 मतलब कि 7, ठीक है यहाँ तक सबका। अब आपको क्या बोला है, तो आपसे देखो पूछा है छोटा भाग वाला, ठीक है, आपसे छोटा भाग ही पूछा है ना। तो चलो जल्दी जल्दी सबको करते चलोगे, देरी मत करना, कितना आएगा जल्दी जल्दी सबको करिए। तो आंसर आने लगा है सबका, सबको ही आंसर देंगे। देखो छोटा भाग, छोटा वाला भाग कितना है, तो यह है देखो 2, या तो यहाँ पे 2 आ गया। इनका टोटल योग कितना है, तो इनका टोटल योग है देखो 7 का, तो हो गया 2/7, ठीक है। अब गुना में टोटल चॉकलेट कितना है, तो टोटल चॉकलेट है देखो आपका 21, तो 7 से कितने बार में कट होगा, 3 बार में, तो 2 तिहाई कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 6, मतलब कि छोटा हिस्सा में कितना चॉकलेट की संख्या है, तो वो है देखो 6, ठीक है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया, क्या सवाल है कि माहिम एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया, माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है। चलो जल्दी से करना और सभी को बताना है, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है, मिस्टेक नहीं करोगे, सभी लोग जो आंसर बताओगे, ठीक है। यहाँ पे चलो कितना है, देखो टोटल अंक कितना है, तो टोटल अंक है देखो 175, इसमें से कितना अंक प्राप्त हुआ है माहिम को, तो 126 अंक, और बदलना है प्रतिशत में तो सिंपल से क्या करते हैं 100 से गुना कर देंगे, ठीक है यहाँ पे। चलिए इतना हो गया।
अब देखो 126 बटा में 175 है, देखो जो 100 है वो 25 से 4 बार में, जो 175 है वो 7 बार में कट हो जाएगा 25 से, ठीक है। 7 से ये कितनी बार में, तो 7 से कम 7 और 7 8 56। अब क्या है, तो 18 चौका, 18 चौका करोगे तो कितना आता है, तो 18 चौक हो जाता है देखो आपका 72। 18 इंटू 4 किया, तुम्हारा राइट आंसर कितना होगा, तो ये हो गया देखो 72। इनका 72 है, लगभग का 72 है, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर बिल्कुल सही किया हुआ है, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन सही से अरेंज नहीं हो पाई है तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सही से अरेंज नहीं हुआ है, इसमें मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा ऑप्शन देने में। चलिए अगला सवाल यहाँ पे आपका देखो क्या सवाल है कि राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, राम उसी काम को अपने आप 12 दिन में कर सकता है, श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलो जल्दी से करना और सबको यहाँ पे बताना। तो क्या करेंगे, राम और श्याम का एक दिन का काम पहले निकाल लो, ठीक है। क्या है यहाँ पे, तो राम प्लस श्याम का एक दिन का कार्य, ठीक है। राम और श्याम का क्या किया हमने, तो एक दिन का कार्य लिख लिया, तो टोटल मिला के 8 दिन में था, तो एक दिन में जस्ट उल्टा 1/8। अब क्या बोला, राम का एक दिन का कार्य देखो आपको दे दिया है, तो ये भी लिख लो यहाँ पे, राम का एक दिन का कार्य, ठीक है। ये कितना हुआ, तो राम का एक दिन का कार्य टोटल कार्य कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में हो गया देखो 1/12। अब क्या दिया है कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ पर भी वही करो, पहले क्या करो, तो श्याम का एक दिन का कार्य निकाल लो, ठीक है। पहले श्याम का एक दिन का कार्य निकाल लो, तो वो क्या हो गया, जो राम प्लस श्याम है, मतलब जो 1/8 है उसमें से माइनस में 1/12 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। 12 और 8 का एलसीएम देखो होता है 24, ठीक है। 8 से कितनी बार में, 3 बार में, 12 से कितनी बार में, 2 बार में, मतलब कि ये कितने आ गया, तो यह देखो आ गया यहाँ पे 1/24, ठीक है। अब वो कितने समय में उस कार्य को पूरा करेगा, इसका मतलब तो वो उस कार्य को पूरा करेगा 24 दिन में। इसका राइट आंसर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो ऑप्शन सी 24 दिन हो गया सबका यहाँ तक। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया, यह सवाल है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, यदि उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है तो उनकी आयु का योग कितना है, ठीक है। पहले लिख लेंगे, देखो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग, देखो पहले व्यक्ति की आयु, ठीक है। क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, देखो माना हमने पहले व्यक्ति की आयु कितनी है, तो यह है 5x, ठीक है। अगला में क्या, तो अगला में आपका देखो दूसरा व्यक्ति, ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे यहाँ पे, देखो दूसरे व्यक्ति की आयु, तो ये कितनी हो गई, तो ये हो गई देखो 9x, ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला, एक की आयु जो है वो दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, मतलब कि एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, मतलब कि एक कम है, तो 9x - 5x इक्वल टू में कितना आ गया 40। यहाँ पर कितना हुआ, तो यहाँ पर हो गया देखो 4x बराबर में 40, x इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ गया देखो 10, ठीक है। अभी x का वैल्यू 10 आ चुका है। अब क्या बोला, उनकी आयु का योग, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उनकी आयु का योग निकाल लेना है। तो योग बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया देखो यहाँ पे 5x प्लस में 9x, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 14x, मतलब कि 14 गुना में 10, तो ये बराबर में कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 140। क्या हो गया सही आंसर, तो ये हो गया देखो ऑप्शन बी 140 हो गया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया, यह सवाल है कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया था, खिलौना का अंकित मूल्य क्या है। यह जो है यहाँ पे सबकी करोगे बताओगे, तो चलो जल्दी से करना और सबको यहाँ पर बताना, ठीक है। हमने क्या करना है, देखो हमने यहाँ पर मान लेना है सबसे पहले माना अंकित मूल्य, इसको लिख कर देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मान लेंगे, इसको हमने मान लिया देखो x। अब क्या बोला, 12% की छूट मिल रही है, मतलब कि x का मतलब गुना जो अंकित मूल्य है उसका कितना परसेंट वो बेच रहा है, तो 12% का छूट देके वो उसको मतलब कि 88% में बेच रहा है, तो x का 88% हटाएंगे तो नीचे आ गया 100 बराबर में हो जाएगा देखो 132, ठीक है। अब x बराबर जब करोगे ना, तो ये हो गया देखो 132 गुना में हो गया 100 और बटा में आ जाएगा यहाँ पे देखो आपका 88। अब चलो जल्दी से आंसर करना, ठीक है, मिस्टेक नहीं करोगे, अभी आंसर करोगे और जल्दी से करोगे, जल्दी कट करके आंसर करो। लगभग सबका आंसर आ ही चुका है, सभी लोग बताने की कोशिश करिए, ठीक है, सब लोग करते चलेंगे। देखो 25 से 4 बार, 4 से देखो 25 बार, 4 से कितना बार में कट होगा, तो 4 से जब इसको कट करोगे तो ये देखो 25 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। 4 से जब हमने इसको कट किया तो ये 25 बार में कट हो गया, 4 से जब इसको कट किया तो ये 22 बार में कट हो गया, ठीक है यहाँ तक सबका। अब देखो जब 22 से इसको कट करोगे तो 22 से ये कितनी बार में, तो ये 6 बार में कट हो जाएगा, ठीक है। 22 6 132 होता है, और 25 गुना 6 कर दो तो 25 चौका 6 और फिर मतलब कि 2 बार में, तो ये हो गया देखो आपका 150। 25 6 कितना होता है, तो ये होता है 150। क्या हो गया आंसर, तो ये हो गया ऑप्शन सी, सबका लगभग 150 है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे।
अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया गया यह है कि नीचे दिए गए 5 में से कोई 4 समान है और अपना एक समूह बनाते हैं, कौन सा एक उस समूह के अंतर्गत नहीं आता है? जल्दी से करना और बताना, देरी नहीं करोगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर क्या होगा? देखो नाव, बस, रेलगाड़ी या पहिया, कौन सा ऐसा है जो कि अलग है? तो यहाँ पर सिंपल सी देखने वाली बात है, देखो नाव, बस, रेलगाड़ी सभी अलग है, पर पहिया ये इन तीनों में प्रयोग होता है, तो अलग कौन सा है? तो अलग है देखो आपका पहिया। क्या हो गया आंसर? तो ये हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया गया, यह सवाल है आपका, यहाँ पे देखो क्या सवाल है कि यदि COMe, क्या लिखा हुआ है देखो, COMe को कितना लिख रहा है? तो एक को S लिख रहा है, एक को जो है आपका देखो प्लस लिखता है, M को लिखता है फिर 5 और E को लिखता है 7। ठीक है, अगला में है आपका देखो यहाँ पे DEAL, तो D को लिख रहा है ये परसेंटेज के साइन में, E को लिख रहा है 7, A को लिख रहा है 9 और L को लिख रहा है 4। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे बताना है कि COAL को कितना लिखेगा। तो C का सबसे पहले S आ गया, O का प्लस हो गया, A का कितना है? तो A का देखो 9 हो गया और L का कितना है? तो ये 4 हो गया, मतलब कि S + 9 4। क्या हो गया यहाँ पे राइट आंसर? तो ये हो गया देखो ऑप्शन बी, S + 9 4, यह जो है राइट आंसर होगा। ठीक है यहाँ पे, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे, बी हो गया सही आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपका दिया गया, यह सवाल है आपका देखो कि यदि मीडिया, MEDIA, इसको कितना लिख रहा है? देखो M को लिख रहा है यहाँ पे N, E को लिख रहा है D, अगला में जो D है उसको लिख रहा है E, H को I को लिख रहा है देखो H और A को लिख रहा है B। क्या किया देखो, तो M के बाद प्लस आता है तो प्लस किया, E से पहले D आता है तो यहाँ पे माइनस किया, D के बाद E आता है तो प्लस किया, I के पहले H आता है तो यहाँ पे माइनस किया, A के बाद B आता है तो प्लस किया यहाँ पे। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग भी, देखो क्या करेंगे हम लोग, तो SOLEMN। ठीक है, यहाँ पे S में प्लस कर दो तो S के बाद क्या होता है? तो PQRST होता है। अब O में माइनस करो तो O के पहले क्या आता है? N आता है। ठीक है, अब दिया हुआ है देखो L के बाद प्लस करो तो L के बाद क्या होता है? तो GH, L के बाद आता है आपका I। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? L के बाद आता है M, सॉरी ये L के बाद क्या आ गया? तो M आ गया। ठीक है, TNM, यहीं पे देख सकते हो आपको आंसर मिल भी चुका है, आपका आंसर जो ऑप्शन ए होगा, TNM DNM, ये जो है राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा देखो TNM DNM। ठीक है यहाँ पे, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि यदि कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली चूहा है, चूहा चटाई है, चटाई गाय है, तो निम्न में से कौन सा एक जो है यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे आपको बताना है, देखो निम्न में से कौन सा एक है जो कि आपका शाकाहारी जानवर है। यहाँ पे शाकाहारी जानवर बताना है, शाकाहारी निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि, सॉरी शाकाहारी यहाँ पे पूछा जानवर नहीं है। ठीक है, आप सब बताओगे यहाँ पे कि जानवर नहीं है। इफ अ डॉग इज कैट, a cat is a mouse, a rat is a mat is a cow, then which one of the following is not a animal। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि जानवर नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि जानवर नहीं है। यह जो है यहाँ पे आप सब करोगे बताओगे, मैट, डॉग, रैट या फिर काऊ। मैट मतलब याद रखना चटाई होता है। ठीक है, डॉग मतलब आप सब जानते हैं कुत्ता हो गया, रैट मतलब चूहा, काऊ मतलब गाय। चलिए बताइएगा सभी क्या होगा। यदि कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली चूहा है, चूहा चटाई और चटाई गाय है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा है जो कि जानवर नहीं है? तो यहाँ पे जानवर कौन सा नहीं है? तो जानवर देखो नहीं है चटाई। ठीक है, जो चटाई है यह एक जानवर नहीं है। अब चटाई को क्वेश्चन में क्या लिख रहा है? तो चटाई को देखो कोड कर रहा है गाय से, चटाई को जो है गाय बोला जा रहा है। चटाई क्या? तो चटाई गाय है, इसका मतलब यहाँ पे जानवर कौन नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काऊ, गाय। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल और आज का देखो अंतिम सवाल है, यहाँ पे यह दिया हुआ है देखो कि वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण 7वां है? Which letter is the 7th on the left of 18 letters from the left and the left of the alphabet series? J, G, T या फिर K। बताना और करना है कि वर्णमाला श्रृंखला में जो है देखो बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ण 7वां होता है? तो वह वर्ण कौन सा है? तो वह वर्ण देखो के हो जाता है। ठीक है, ये डायरेक्टली याद करने वाली चीज है, के हो जाता है, मैंने आपको पहले पढ़ा भी रखा है। ठीक है, तो चलो यदि अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सबको लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, उसके साथ सबको शेयर जरूर कर देना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को